गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका सोशल साइंस टीचर्स आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स का, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो थोड़ा सा हम पुराना पार्ट 1 का रिकॉल कर लेते हैं कि जो हमने इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2 में हमने पहले पहले पार्ट 1 वाली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पहले वाली क्लास में ये देखा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है बेटा? हमने पढ़ा था कि ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो कुछ इनकम जनरेट करती है, ठीक है, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। फिर हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमने ये देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे, इन्हीं को करेंगे, इसी के बेसिस पे क्या क्वेश्चन आंसर भी बनेंगे, ठीक है। अब सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का जो क्लासिफिकेशन करेंगे किसके बेसिस पे करेंगे? जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पार्ट 1 में पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो हमने ये पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब के बेसिस पे क्या पढ़ा था? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब। तो याद रखना नेचर ऑफ जॉब में क्या आएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, इसको हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में क्या था? प्राइवेट और पब्लिक, जो कि हम आगे इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिर हमने इसको एक्सप्लेन करा था कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और टर्शरी सेक्टर क्या होता है। तो हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, नेचुरल चीज़ें रहती है इसके अंदर, और इसको क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आ गया कॉटन, आ गया सनलाइट, आ गया वाटर, आ गया सॉइल, आ गया। तो ये होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में तौर पे क्या हो गया? वाटर हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है, सनलाइट हो गया, फॉरेस्ट्री हो गई, माइनिंग हो गई। ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, यानी जो भी चीज़ें नेचर को एक्सप्लॉइट करके चीज़ें निकाली जाए वो क्या आ जाएगी? नेचुरल प्राइमरी सेक्टर आ जाएगा। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी क्यों होता है? क्योंकि जनरली इसमें एक्टिविटीज़ क्या होती है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। फिर सेकेंडरी सेक्टर हमने ये देखा था कि जो नेचुरल चीज़ है, यानी जो रॉ मटेरियल प्राइमरी का, उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिशिंग गुड में, वो काय में आ जाता है? सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे कि एक शुगर केन है, खेत में से निकाला आप लोगों ने शुगर केन, ठीक है, फील्ड में से, फिर उसको शुगर केन को काय में कन्वर्ट करा? जैगरी, जैगरी मतलब गुड़ या शुगर में करा, ठीक है। फिर उसके बाद टर्शरी सेक्टर की अगर बात करें, टर्शरी सेक्टर में अगर देखें कि टर्शरी सेक्टर में यह है कि जो भी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, टर्शरी सेक्टर को क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, थर्ड सेक्टर भी बोलते हैं, और ये सपोर्टिंग सेक्टर है, क्योंकि कारण क्या? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि इसके जनरली एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, एनटीएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि डॉक्टर्स, नर्स, इंजीनियर, एडवर्टाइजिंग कंपनी, बैंक, ये सब कौन से सेक्टर में आते हैं? ये टर्शरी सेक्टर में आते हैं, क्योंकि ये क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तीन कॉमन, हम जो चीज़ों को कंपेयर करते हैं किसकी बेसिस पे? कॉमन चीज़ क्या होती है इसमें? मनी, कि किसकी वैल्यू कितनी है, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है। फिर हमने ये देखा था जीडीपी क्या होता है। जीडीपी फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा था ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? सम ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री, यानी जो भी डोमेस्टिक चीज बन रही है हमारे यहाँ, जो भी सर्विसेज हो रही है, वो क्या होगी? जीडीपी कहलाएगी। और एक साल के अंदर, जैसे कि अगर जो ऑन एन एवरेज हम जीडीपी मान रहे थे 7 मान रहे थे, पर हालांकि अभी के टाइम में वो कम हो गई, 5 हो गई, 4 हो गई, अब तो और कम हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कोरोना जो चल रहा है, ठीक है। तो आगे अब देखते हैं, अब हम पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, कि पार्ट 2 में ये कंटिन्यू करते हैं जीडीपी और हम कैसे कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। तो जीडीपी कैसे मानते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, आज हम पार्ट 2 कंप्लीट कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये हमने लास्ट जो पार्ट 1 का था रिकॉल करा था। अब पार्ट 2 में देखते हैं, जो फार्मर थे, फार्मर्स, एक फार्मर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? उसके पास वीट है, उसने सेल करा ट्रेडर्स को, कितने रुपए में सेल करा वीट को, ठीक है। तो कितने में करा? 8 रुपये पर केजी में सेल कर दिया ना, बेच दिया उसने, वीट बेच दिया किसको? ट्रेडर्स को, ठीक है। अब ट्रेडर्स ने क्या करा भाई? उसको उसका आटा बनाया, आटा बनाने के बाद क्या करा? ट्रेडर व्यापारी ने क्या करा? उसको 10 रुपये केजी के हिसाब से बेच दिया, 10 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से उसने बेच दिया। किसको? मैन्युफैक्चर का, जो भी चीज़ जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, 10 रुपये केजी में बेच दिया, ठीक है, 10 रुपीज़ में केजी। फिर उसके बाद देखते हैं मैन्युफैक्चरर, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो भी चीज़ें होती है, उसको क्या, कितने रुपए, उसको कितने में बेचा? 10 रुपीज़
पर केजी में बेचा। फिर उसने क्या करा, उसी फ्लोर के अंदर उसने इसका क्या, ट्रेडर्स ने इसको फ्लोर बनाया, फ्लोर को किसको बेच दिया, मैन्युफैक्चर को। अब मैन्युफैक्चर ने क्या करा, उस फ्लोर के अंदर, उस आटे के अंदर क्या करा, उसने शुगर और वाटर मिलाया और उसका एक फाइनल गुड्स बना दिया। शुगर और वाटर मिलाया मैन्युफैक्चर ने और उसका फाइनल गुड्स बना दिया और उसकी पैकिंग वैकिंग करके कितने रुपए रेट रख दिया उसका, 60 रुपीज़ पर केजी, यानी 60 रुपये रख दिया उसका, एक प्राइस रख दिया उसने। ठीक है, 1 केजी कितने का मिलेगा, 60 का मिलेगा। तो उसने फाइनल गुड्स रख दिया, यानी क्या था, ट्रेडर्स ने क्या बेचा, आटा बेचा। किसको, सॉरी, ट्रेडर्स ने आटा बनाया, फ्लोर बनाया और उस फ्लोर को किसको बेच दिया, मैन्युफैक्चर को। मैन्युफैक्चर ने क्या करा, जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है, यानी फैक्ट्री में होती है मैन्युफैक्चरिंग, शुगर करा, शुगर और क्या मिलाया उसमें, शुगर मिलाया और वाटर मिला दिया और उसकी कुकीज़ बना दी, बिस्किट वगैरह बना दिए और वो कितने में बेच दिया, 60 रुपीज़ पर केजी। और किसको टिपा दिया, कंज्यूमर। कंज्यूमर बोले तो हम, कंज्यूमर ने कंज्यूम करा, यानी हम गए भैया दुकान पे, भैया पार्ले जी देना, बच्चे ने खरीद लिया पार्ले जी। हालांकि पार्ले जी 60 का नहीं आता, सस्ता आता है, पर और भी जो कुकीज़ होती हैं, बिस्किट होते हैं, वो महंगे आते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें जीडीपी में कौन कौन सी चीज़ें काउंट होती, यानी जीडीपी में इंटरमीडिएट चीज़ काउंट होती है। इंटरमीडिएट मतलब फार्मर ने जो वीट था वो, और जो ट्रेडर्स ने क्या करा, आटे में कन्वर्ट करा, किसको, गेहूं को, वीट को। फिर उसके बाद क्या है, मैन्युफैक्चरर ने उस फ्लोर को खरीदा और उस फ्लोर में क्या मिलाया, शुगर और वाटर मिलाया और फाइनल गुड्स बना दिए कंपनी में या मैन्युफैक्चरिंग कर दी। फिर उसकी पैकिंग मेकिंग कर उसने कितने में बेच दिया, कंज्यूमर को 60 में बेच दिया, 60 रुपये पर केजी में बेच दिया। ठीक है, कुकीज़ बनाकर। आया था समझ में। अब ये क्या है, ये पूरी इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं, यानी जो 8 वाला, ट्रेडर्स वाला, और ये चीज़ें तो दोनों को इंक्लूड करके जो फाइनल में आई है उसको इंक्लूड कर दिए। हम इसको क्या करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, ये पूरा टोटल करके ये फाइनल में ये आ गया। तो याद रखिएगा कि हमने किस किस को काउंट करके कर लिया है, फार्मर वाला चीज़ें कर दिया, ट्रेडर्स वाला कर दिया है, और फिर वो पूरा कितना हो गया इसमें, ये 60 केजी हो गया। ठीक है, पूरा मिला के टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे और अच्छे से उस चीज़ को समझेंगे कि इंटरमीडिएट गुड क्या होता है। इंटरमीडिएट गुड ये होता है आर यूज्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स, यानी जो भी चीज़ें, चाहे वो वीट वाला हो जो फार्मर से हो, चाहे वो ट्रेडर्स हो, कि सबको यूज़ करके हमने क्या बनाया, फाइनल गुड्स बनाया, प्रोड्यूसिंग ऑफ फाइनल गुड्स। यानी अगर बात करें कि फाइनल गुड्स कैसे बनाए, कि इंटरमीडिएट ये वाली चीज़ें, यानी ये और ये। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड ऑलरेडी इंक्लूडेड। ठीक है, जो वैल्यू होती है फाइनल गुड्स में सारी इंक्लूडेड रहती है, ये भी इंक्लूड रहती है, ये भी इंक्लूड रहती है, और ये जो वैल्यू इंक्लूड रहती है वो 8 और 10 वो क्या कहलाती है, इंटरमीडिएट गुड। तो ये अच्छे से समझना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। यानी इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, यानी ये वाली और ये वाली, ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बन रही है, फाइनल गुड्स में इसको काउंट कर लिया है। और जब फाइनल गुड्स काउंट कर दिया तो ये क्या कहलाती है, एक वैल्यू इंटरमीडिएट गुड। यानी जो वीट है, जो शुगर है, सॉरी वीट है और जो फ्लोर है, उनको काउंट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर। अब क्या देख रहे हैं हम, इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर। क्या क्या इंपॉर्टेंस है टर्शरी सेक्टर का। ठीक है, फॉर एनी डेवलपिंग नेशन, क्या है, एनी डेवलपिंग नेशन, सॉरी, हम ये देख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो हम इसमें ये देखेंगे कि जो टर्शरी सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फीचर्स है, और वो कैसे जनरेट एम्प्लॉयमेंट करती है और एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, आपके बुक में डायग्राम भी दिए होंगे टर्शरी सेक्टर से रिलेटेड, तो आप बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि फॉर डेवलपिंग नेशंस बेसिक सर्विसेज सच एस एजुकेशन, हॉस्पिटल, स्कूल, कंट्री बैंक्स आर नेसेसरी। ठीक है, डेवलपिंग नेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें नेसेसरी हैं, बेसिक सर्विसेज कैसी हो गई, क्या हो गई, एजुकेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, कंट्रीज, बैंक्स आर नेसेसरी। ठीक है, इन अ डेवलपिंग नेशन द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज। ठीक है, तो क्या होगा, अब जब ये चीज़ें डेवलपिंग नेशन में ये चीज़ें बनेगी, स्कूल, हॉस्पिटल, ये हैं, जब ये बढ़ेंगे तो क्या है, इसमें लोग सर्विसेज देंगे, और जब सर्विसेज देंगे तो कंट्री की जीडीपी तो बढ़ेगी, यानी कंट्री में बेनिफिट तो होगा ही होगा, पर इसके साथ साथ क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। स्कूल खोलेगा, टीचर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हॉस्पिटल खोलेगा, नर्स और डॉक्टर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये रहता है कि टर्शरी सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर क्या है,
अगर कोई डेवलपिंग नेशन है, अगर वो अपनी सर्विसेज देगा, हॉस्पिटल, स्कूल, कंट्रीज वगैरह, कोर्ट्स वगैरह बनाएगा, तो क्या है, और ये कौन बनाएगा? गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है, तो सर्विसेज बढ़ेगी, और सर्विसेज बढ़ेगी तो लोगों की जरूरत पड़ेगी और लोगों को जॉब मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर विल नीड सर्विसेज लाइक ट्रेड, ट्रांसपोर्ट। अब आपको मालूम है, जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, उसके लिए कौन सी सर्विसेज ज़रूरी है? सर्विस ज़रूरी है, ठीक है ना। सर्विसेज कैसी होगी? ट्रेड, ट्रांसपोर्ट होगा और स्टोरेज होगा, यानी मार्केट होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए इधर उधर से, और स्टोरेज करने के इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। ठीक है, और ये कैसे बनेंगे? जब टर्शरी सेक्टर होगा, जब सर्विसेज होगी, तभी किसका डेवलपमेंट होगा? प्राइमरी और सेकेंडरी। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट जब होगा जब सर्विस मिलेगी, और सर्विस कैसे मिलेगी? ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज से, और ये सारी चीज़ें काय में आती है? सर्विस सेक्टर में आती हैं। तो ये क्या है? टर्शरी सेक्टर एज ए सपोर्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। तभी क्या होगा? डेवलपमेंट होगा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर। जब टर्शरी अच्छा चलेगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी ऑलरेडी अच्छा चलेगा चलेगा। ठीक है, पर एक दूसरे से डिपेंडेंट है, ये तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्शरी सेक्टर विल इंक्रीज साइड बाय साइड इंक्रीज करता है। ठीक है, अब एज द इनकम लेवल राइज, अगर इनकम लेवल इंक्रीज होती है, एज इनकम लेवल राइज, सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग। अगर जैसे कि आप हो, आपकी पहले सैलरी 5,000 है और आपकी सैलरी एकदम से क्या हो गई? 1,00,000 हो गई। अब आप डिमांड करोगे, क्या डिमांड करोगे? कि आपको आपके एरिया में कुछ अच्छी चीज़ें मिले, शॉपिंग मॉल खुले, या फिर आपके पास पैसा है तो आप सोचोगे घूमने जाए। तो क्या होगा? ये क्या होगा कि गवर्नमेंट को क्या देनी पड़ेगी? सर्विसेज देनी पड़ेगी। ठीक है, तो टर्शरी सेक्टर एक्सपेंड होगा। सो टर्शरी सेक्टर एक्सपेंड, अगर इनकम लेवल राइज होगा तो क्या होगी? टर्शरी सेक्टर ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि लोगों को चाहिए क्या? ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, जैसे शॉपिंग मॉल चाहिए शॉपिंग करने के लिए। ठीक है, फिर टूरिज्म प्लेस चाहिए, कि टूरिज्म प्लेस बढ़ेगा तो क्या आएगा? पैसे आएंगे, और पैसे कौन देगा? जिसके पास पैसा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है टर्शरी सेक्टर कि इनकम लेवल राइज होगी तो लोग क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। डिमांड करेंगे तो क्या होगा? उन्हें शॉपिंग मॉल जाना है, टूरिज्म प्लेस जाना है, होटल जाना है। जैसे आपके पास पैसे हैं तो आप मोबाइल भी खरीदोगे ना, अच्छा, तो वो सर्विस चाहोगे ना, एक से एक सर्विस दें मोबाइल कंपनीज। ठीक है, तो ये होगा इनका फीचर्स। ठीक है, तो याद कर लेना कि भाई चैप्टर इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, या फीचर्स ऑफ टर्शरी सेक्टर क्या है भाई, और ये एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करता है, ये हम देखेंगे इसमें। ठीक है, हमने इसका इंपॉर्टेंस पढ़ा, टर्शरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अब आप देखेंगे ओवर अ पास्ट डिकेड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हैज़ ग्रोन ड्रास्टिकली। अब आप पुराने समय से अभी तक अभी आओगे तो देखेंगे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो आईटीज कंपनी है वो ग्रोन हुए ड्रास्टिकली आपने देखा जो टाइम पीरियड के हिसाब से वो क्या हुई? चेंज होगी। इट रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ टर्शरी सेक्टर इन इंडिया, और रिजल्ट ये निकला कि टर्शरी सेक्टर इंडिया में क्या हो गया? इंक्रीज होगा। अगर आप पास्ट डिके में जाए टर्शरी सेक्टर कम था, सर्विस सेक्टर कम था, पर आज आप देखो टर्शरी सेक्टर क्या है? बहुत बढ़ गया है। और जीडीपी का ज्यादा से ज्यादा रोल किसका है? टर्शरी सेक्टर का। क्यों ज्यादा रोल है जीडीपी का ज्यादा से ज्यादा? क्योंकि ये क्या दे रही है? सर्विस दे रही है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे जब आप डायग्राम देखेंगे अपनी अगर आप देखोगे डायग्राम, जीडीपी देखोगे टर्शरी सेक्टर का 1973 में से लेकर 1974 कम था जीडीपी टर्शरी सेक्टर का। ठीक है, फिर टर्शरी सेक्टर की ज़्यादा जीडीपी कब बढ़ी? 2013 और 14 में। अगर आप एनसीईआरटी की बुक पे देखेंगे टर्शरी सेक्टर में 2013 और 14 लिखा होगा, और टर्शरी सेक्टर 1973 और 74 लिखा होगा। ईयर की बात करो, 1973 से लेकर 74 के बीच में देखना, फिर उसमें 2013 और 2014 में देखना, तो आप देखना जीडीपी में कितना चेंजेस आया टर्शरी सेक्टर का। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टर्शरी सेक्टर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोर पीपल आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर देन रिक्वायर। पर एक बात बोले कि पर जनरली ज़्यादा लोग कहाँ काम कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी कहाँ पे है? प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि बहुत बड़ी फील्ड होती है, खेत होते हैं, उसमें लोगों की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। पर वहाँ पे क्या है, अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा कायम है प्राइमरी सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में, फिर भी उसकी जीडीपी कम है। ठीक है, फिर भी उसकी जीडीपी कम है। अब आप ये बोलोगे कि भाई मेहनत नहीं करते, मेहनत तो सब करते हैं, पर कारण क्या है कि इसको अपन आगे बेसिस पे देखेंगे कि सो इफ सम आर रिमूव द प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो काम कर रहे हैं। जैसे एक घर में अगर बात करें,
एक घर में एक एग्जाम्पल ले ले, एक रामू है, ठीक है, उसके 4 बेटे हैं, ठीक है, उसके पास खेत है, ज़मीन है। अब रामू तो काम कर ही रहा है, उसके 4 बेटे भी उसी ज़मीन पे काम कर रहे हैं छोटी सी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अगर रामू के करीबन 2 बेटे चले जाए तो उसकी खेती पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फिर भी क्या रहेगा, जीडीपी, देखो काम तो सभी कर रहे हैं, पर बेसिकली क्या है, प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन 2 बंदे भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, पर अगर 2 के जाने से भी कोई फर्क ना पड़े तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अगर वो चले भी जाए तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये बोला है, मोर पीपल आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर देन रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इफ सम आर रिमूव्ड प्रोडक्शन विल नॉट अफेक्टेड, तो प्रोडक्शन क्या नहीं होगी, अफेक्ट नहीं होगी, प्रोडक्शन पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है आजकल मशीन्स वगैरह भी आगे कि एक बंदा है, 2 बंदे भी अगर काम कर रहे हैं, मशीन चला रहे हैं, जरा में काम हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह वो कुछ अलग काम करें तो फिर उनको बेनिफिट होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, डिस्गाइज्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। कि क्या है कि अगर कुछ लोग चले भी जाते हैं, निकल भी जाते हैं, प्रोडक्शन पे कोई असर ना पड़े, तो क्या होगा, ये वो डिस्गाइज्ड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अगर एक पर्टिकुलर डेफिनेशन याद रखना, ये तो मैंने एक शॉर्टली बता दिया, आपको एक डेफिनेशन कॉपी में लिख लेना या फिर बुक से देख लीजिएगा, ठीक है, या फिर मैं आपको बना के भी दे दूंगा, आप अच्छे से ये ध्यान से सुनिएगा। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की मीनिंग, पर्टिकुलर मीनिंग या डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा कॉपी में, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो लेक्चर को, ठीक है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखिए सुनिए ध्यान से। इट इज ए काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये एक प्रकार की अंडर एम्प्लॉयमेंट, इट इज ए काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट हिडन इन कॉन्ट्रास्ट, इसमें जो चीज होती है वो हिडन होती है, हिडन इन कॉन्ट्रास्ट, यानी जो चीज होती है वो क्या होती है, हिडन। टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब इज क्लियरली विजिबल एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी यहाँ पे जो व्यक्ति है वो पोटेंशियल नहीं लगा रहा है, यानी एक हिडन प्रकार का है कि वो क्या कर रहा है, पोटेंशियल नहीं लगा रहा है। तो फिर से सुनिएगा, इट इज अ काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट हिडन इन कॉन्ट्रास्ट, क्या है, हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड, एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड। तो अच्छे से लिख लीजिएगा कॉपी में, पेपर पे लिख लीजिएगा, इट इज अ काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट कॉमा हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड, क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड, ये ध्यान से सुनिएगा। अब इसका मतलब ये क्या है, ये एक हिडन चीज रहती है कि अगर समवन डज नॉट हैव अ जॉब, ये कोई व्यक्ति जॉब ही नहीं कर रहा, वो क्लियरली विजिबल दिख रहा है और अनएम्प्लॉयड है, यानी वो अपना पोटेंशियल नहीं लगा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अगर वो उसके रामू के 4 बेटे हैं, अगर 3 पोटेंशियल लगा के बाहर जाके जॉब करें, ठीक है, तो क्या होगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा। अब वो क्या कर रहे हैं, उनको मालूम है कि हमारे घर में इतनी सी जमीन और वो लोग काम कर रहे हैं उस पर, तो क्या क्लियरली विजिबल हो रहा है कि भाई वो अंडर एम्प्लॉयमेंट में आ रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उसी खेत पे काम कर रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वो अगर वो क्या कर रहे हैं, एक बच्चा दूध बेचने जा रहा है, एक बच्चा कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, खेती रिलेटेड कोई काम कर रहा है, अलग चीज़ें कर रहा है, कुछ साइड बिजनेस कर रहा है, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट में नहीं आएगी। जैसे कुछ कुछ लोग क्या होता है, खेत हैं, उनके पास बहुत सारे कैटल्स हैं, दूध बेच रहे हैं, ठीक है, और फिर एनिमल का मीट भी बेच रहे हैं, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। पर यहाँ पे एक खेत में 4 लोग और प्लस रामू भी काम कर रहे हैं, तो ये है। तो आपकी बुक में एक स्टोरी दी होगी, उसमें दिया होगा कि लक्ष्मी का एग्जाम्पल दिया जाएगा, लक्ष्मी एक छोटी सी ज़मीन है, उसी जैसी स्टोरी होगी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। और फाउंड मेनली इन एग्रीकल्चर, और ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाला, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो भी चीज़ें आती हैं वो जनरली क्या में आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में आती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका क्या सॉल्यूशन है कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, हाउ टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कैसे होगा, ठीक है, इसका फर्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे जो कि लॉन्ग टर्म है, ठीक है। तो उसमें ये देखेंगे जो कि लॉन्ग टर्म है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो क्या होगा कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट मनी, हाउ टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। तो इसका अब कैसे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा कि भाई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, भाई व्यक्ति खेत में काम कर रहा है और ये कर रहा है, हाउ टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट को इन्वेस्ट मनी करना चाहिए प्राइमरी सेक्टर में, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए गवर्नमेंट को।
दे इंक्रीज इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। अब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अगर देगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा गाँव में, एक रूरल एरिया में, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या लगाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में पैसे लगाना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें करें और ये करें, इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ देनी चाहिए और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी देनी चाहिए, इधर से उधर जाने की, अगर वो कोई चीज़ अच्छी हो रही तो वो बेच भी सकता है मार्केट में, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब फिर सेकंड सोल्यूशन क्या है लॉन्ग टर्म में, गवर्नमेंट प्रमोट टूरिज्म। अब टाइम तो लगता है कोई टूरिज्म प्लेस बनाए या टूरिस्ट प्लेस बनाए उनके लिए, तो गवर्नमेंट किसको प्रमोट करना चाहिए, टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए। ड्यू टू फैसिलिटीज इंक्रीज, तो क्या होगा इससे, फैसिलिटीज इंक्रीज होगा। अब टूरिज्म बना, टूरिस्ट प्लेस बनी, फैसिलिटीज इंक्रीज होगी। जब फैसिलिटीज इंक्रीज होगी तो लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसकी बात करी थी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की। भाई एक जमीन पे व्यक्ति काम कर रहा है, चार भी करें और चार में से दो को भी निकाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्शन पे, तो ये हमने देखा था। अब चीज़ें को कैसे बढ़ाया जाए, अच्छा एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करा जाए, तो उसके लिए दो लॉन्ग टर्म गोल है जो कि हमने बात करी थी कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट मनी करना चाहिए, तो वो प्राइमरी सेक्टर अच्छे से बढ़ेगा कि एक व्यक्ति क्या खेती कर रहा है तो दूसरा क्या करना, उसको मार्केट में बेचने जा रहा है, उसको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, वो और कुछ चीज़ें भी कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट को इरिगेशन और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी करनी चाहिए, ये हम देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो इसी से क्या होगा, जब गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें करिए तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, मार्केट में बेचने जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इंप्रूव होगी, तो डिस्गाइज्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। और दूसरा हमने ये देखा था लॉन्ग टर्म में सॉल्यूशन देखा था कि प्रमोट क्या करना चाहिए गवर्नमेंट का, टूरिज्म। जब टूरिज्म को प्रमोट करेगा, टूरिस्ट आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो फैसिलिटीज इंक्रीज होगी, तो फैसिलिटीज जब इंक्रीज होगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, क्योंकि क्या है, कोई ना कोई काम कर रहा होगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा होगा, कोई गाइड का काम कर रहा होगा, कोई साफ सफाई का काम कर रहा होगा वहाँ पे, तो ऐसे क्या होगा, ये हो गए। तो ये हमने जो दोनों चीज़ें बात करी हैं, जो हमने ये वाला भी बात करा, लॉन्ग टर्म गोल थे। हमने ये भी देखा कि टर्शरी सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसका फीचर्स क्या है, और हमने ये देखा कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हटाना है तो उसका सोल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, ये लॉन्ग टर्म गोल में आता है। इसके लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा, फिर उसके लिए प्लेस देखनी पड़ेगी, ये सारी चीज़। अब शॉर्ट टर्म गोल में क्या है, लोग अगर बेरोजगार हैं, अगर खेतों में काम कर रहे हैं, अगर उनका खेत छोटी सी ज़मीन है, तो उसके लिए और क्या चीज़ें कि गवर्नमेंट और क्या करेगी, तो शॉर्ट टर्म गोल में आ जाएगा। तो देखेंगे शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, शॉर्ट टर्म में आ जाएगा गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट इन द ईयर 2005, यानी शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट ने चलाई थी नरेगा या फिर मनरेगा भी बोल सकते हैं, MG, ठीक है, ठीक है, MG मगन रेगा भी बोल सकते हैं या नरेगा भी बोल सकते हैं। MG नरेगा लिखा होगा कहीं कहीं आपको, कहीं कहीं महात्मा गांधी ने, इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। कहीं पे लिखा होगा MGNREGA मगन रेगा, और कहीं लिखा होगा नरेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ये दोनों एक ही है, अगर मगन रेगा लिखा रहा है नरेगा लिखा रहा, एक ही चीज़ है। इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी बोल सकते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी बोल सकते हैं, या महात्मा गांधी, MG मतलब महात्मा गांधी, ठीक है। तो क्या हुआ, शॉर्ट टर्म यही होगा कि जो गवर्नमेंट है उसने क्या करा, यानी शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट ने क्या करा कि 2005 एक्ट बनाया, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आया, ठीक है, कब आया था, 2005 में। ये शॉर्ट टर्म गोल था, ये गवर्नमेंट का क्या था, शॉर्ट टर्म गोल था। उसने सॉल्यूशन निकाला कि ऐसी ऐसी सिचुएशन आ रही तो अब क्या चलाया जाए, मनरेगा चलाया जाए, ठीक है। जिसमें क्या करा गया, उन्होंने क्या करा कि ये एक्ट लेकर आए, और ये प्रोग्राम कब लागू हो गया, 2006 में। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो प्रोग्राम लागू होगा, पहले एक्ट आता है, फिर प्रोग्राम फरवरी 2006 में आ गया, ठीक है। एक्ट आया 2005 में, ये इम्प्लीमेंट एक्ट आया, और 2006 में प्रोग्राम चालू हुआ जिसका नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम बोला गया। एक्ट पहले आता है, बाद में जो प्रोग्राम स्कीम बाद में लागू हो जाती है। पहले क्या हुआ, एक्ट आया, फिर 2006 में वो प्रोग्राम लागू हो गया नरेगा वाला, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें हम ये देखेंगे शॉर्टली, बेटा याद रख लेना, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब ये नरेगा आया, ये एक्ट आया 2005 में, प्रोग्राम इंप्लीमेंट हुआ 2006 में, कितने डिस्ट्रिक्ट में लागू हुआ है, 625 डिस्ट्रिक्ट में लागू हुआ, यानी कितने डिस्ट्रिक्ट में लागू हुआ, 625 इंडिया के ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट यानी जिले में लागू हुआ, ठीक है, 625 डिस्ट्रिक्ट में नरेगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसका एम क्या था, राइट टू वर्क, यानी लोगों को काम का अधिकार, इसका एम क्या था, राइट टू वर्क। नरेगा का एम क्या था, राइट टू वर्क, या मनरेगा भी बोल सकते हैं, ठीक है, राइट टू वर्क। और ये कितने दिन का रोजगार दिया था, 100 डेज का, हालांकि अब उसको बढ़ा दिया गया,
100 डेज का रोजगार दिया था। और ये कहाँ मिलता है रोजगार? रूरल एरिया, जो ग्रामीण लोग रहते हैं उनके लिए रोजगार रहता है, ठीक है। और उनके 5 किलोमीटर डायमीटर में उनको वो काम मिलता है, यानी उनका जो घर है, घर से 5 किलोमीटर के क्षेत्र में उनको वो रोजगार मिलता है, ठीक है। इसमें उनका क्या क्या काम दिया जाता है, उनके लिए कार्ड बनता है, जॉब कार्ड बनता है, वो ग्राम पंचायत प्रोवाइड करती है गांव में, ठीक है। वो आप लोग एमपी बोर्ड की बुक में देख सकते हैं कि एमपी बोर्ड की क्लास 10th की बुक में भी दिया हुआ जॉब कार्ड क्या होता है, ठीक है। जॉब कार्ड मिलने के बाद जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम में क्या क्या फैसिलिटीज आपको एमपी बोर्ड की सोशल साइंस की बुक में अच्छे से दिया रहेगा। मैं आपको पास शॉर्टली बता रहा हूँ कि ये 2005 में एक्ट बना, 2006 में ये प्रोग्राम आया, मनरेगा वाला प्रोग्राम लागू हुआ, एक्ट 2005 में ना प्रोग्राम लागू हुआ। कितने डिस्ट्रिक्ट में हुआ? 625 डिस्ट्रिक्ट में हुआ। और इसका एम क्या था? राइट टू वर्क। और कितने दिन के लिए था, यानी कितने दिन के लिए उसको रोजगार मिलेगा? 100 डेज के लिए मिलेगा। और इसमें कितने किलोमीटर के दायरे में मिलेगा? 5 किलोमीटर डायमीटर के एरिया में मिलेगा, 5 किलोमीटर डायमीटर के एरिया में मिलेगा उसके घर से, ठीक है। उसको किस किस प्रकार का काम करना पड़ेगा, यानी उसको वेल, ट्यूबवेल, यानी ये वाले काम मिलेंगे, रोड बिल्टअप करने पड़ेंगे, ठीक है। ड्रेनेज सही तरीके से बनानी पड़ेगी उसको, यानी इस तरीके के काम मिलेंगे, यानी कुएं खोदना, कैनाल सिस्टम सही करना, कैनाल के लिए मिलेगा, रोड बिल्डिंग के लिए मिल सकता है, बिल्डिंग बनाने का काम, ठीक है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, ब्रिज, बिल्डिंग, रोड्स, इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको ये काम करना पड़ेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभार एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइज, और ये जनरली ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हर पेपर में आता है, पिछले साल भी आया था, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हम डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज क्या होता है या डिफरेंस बिटवीन क्या होते हैं, तो देखते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट होता है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? नॉट रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट, यानी ऑर्गेनाइज रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट होता है, अनऑर्गेनाइज रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट नहीं होता है, ठीक है। इसमें टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, जो एम्प्लॉयमेंट होता है, जो रोजगार होता है, रेगुलर होता है। इसमें रेगुलर नहीं होता है, यानी टेम्पररी टाइप का होता है, ठीक है। जो एम्प्लॉयमेंट होता है, जो रोजगार होता है, इसमें रेगुलर होता है, इसमें एम्प्लॉयमेंट रेगुलर नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में फैक्ट्री एक्ट, जैसे फैक्ट्री आपने देखा फैक्ट्री एक्ट बनते हैं या मिनिमम वेजेस एक्ट बनते हैं कि इतनी आपको सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेगी, ठीक है ना। फैक्ट्री एक्ट बनते कि 8 आवर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। 1 घंटे का लंच होगा, आराम से घूम फिर कर आ जाओ, टहल कर आ जाओ भाई, आराम से जो भी आपको एक्टिविटीज़ करनी वो होगा। द सेक्टर इज नॉट गवर्नड बाय द एक्ट। इस सेक्टर में कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें एक्ट बनेगा भाई, रूल्स रेगुलेशन होगा, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे, ठीक है। ठीक, अब क्या होगा भाई? एम्प्लॉयमेंट गेट बेनिफिट लाइक फिक्स्ड वर्किंग आवर, यानी मैंने ये बताना कि जब एक्ट बना तो उसमें वर्किंग आवर क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे, कि भैया व्यक्ति क्या है 4 घंटे की ड्यूटी करिए, 4 घंटे आराम से बातें बातें करिए, ठीक है, आराम से 8 घंटे निकल गए और घर आ गए, ठीक है। पेड लीव होगी, उसकी छुट्टी होगी, यानी पेड लीव मतलब यानी दिवाली की छुट्टी, और उसकी 1 CL होगी, ठीक है, और जितने भी हॉलीडेज है वो मिलेंगे। हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेगी, यानी बंदा बीमार हो गया है, ठीक है, उसकी तबीयत खराब हो गई तो क्या है, उसको क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, यानी 1 रुपये नहीं लगेगा उसका, और आराम से बेड पे लेटे हैं और सेब फल खा रहा है, ठीक है। पूरा गवर्नमेंट उठाएगी उसका खर्चा, सेब का नहीं उठाएगी, हालांकि मेडिसिन वगैरह जो बॉटल वॉटल लगे उसका उठाएगी, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी है, या बंदा फुली तरीके से क्या है, सिक्योर है, यानी उसकी जॉब सिक्योरिटी है। तो यहाँ पे ये देख लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पूछा जाता है। और भी आपको डिफरेंस बिटवीन मिलेगा आपकी NCERT बुक में, और भी अलग अलग बुक में अलग अलग रिफ्रेशन में आपको मिलेगी। तो आप कुल 5 पॉइंट्स बना लीजिएगा अगर आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज होते हैं, ये तो मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको बता दिया है, ठीक है। नो सच बेनिफिट, इसमें कोई बेनिफिट नहीं है गिवन टू द एम्प्लॉय, यानी जो भी काम कर रहा है, यानी ये जो भी काम कर रहा है, काम करने वाले जो भी वर्कर है या जो भी एम्प्लॉय है कंपनी में काम कर रहा है, उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें अनऑर्गेनाइज्ड में क्या नहीं मिलेगा? अगर व्यक्ति बीमार हो गया है तो उसके जो मालिक है उसको कोई लेना देना नहीं, उसका खर्चा वो जाने, उसका काम जाने, ठीक है। तो ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात रही थी, फिर से हम एक बार इसको देख लेते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट होता है। अनऑर्गेनाइज क्या होता है? रजिस्टर्ड बाय नहीं होता है, ठीक है। और इसमें एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होता है, इसमें एम्प्लॉयमेंट रेगुलर नहीं होता है। इसमें एक्ट बनते हैं और वेजेस डिसाइड की जाती है, इसमें कोई यानी कोई वेजेस एक्ट वगैरह डिसाइड नहीं किए जाते हैं। इसमें बेनिफिट मिलते हैं, वर्किंग आवर क्या है, पेड लीव छुट्टियाँ कितनी है, और हेल्थ फैसिलिटीज़ है ना, उसको क्या है, उसका मेडिकल का जो भी है। जॉब सिक्योरिटी रहेगी, इसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, नो बेनिफिट आर गिवन इन दिस एम्प्लॉयमेंट, ठीक है।
अब ऑर्गेनाइज का इंपॉर्टेंट ये देख लेना बेटा, एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, अनऑर्गेनाइज में एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड में क्या है, बैंक होगा, स्कूल होगा, हॉस्पिटल आ गए। ऑर्गेनाइज में क्या होगा, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा बैंक की भी इतनी टाइमिंग रहती है, स्कूल की भी टाइमिंग रहती है, वो बात अलग है, प्राइवेट स्कूलों को चीज़ों को मैनेज नहीं करते। ठीक है ना, ऑर्गेनाइज में स्कूल की भी टाइमिंग रहती है कि बच्चा अगर कितना 8 बजे आया तो 12 बजे छुट्टी हो जाएगी, सरकारी स्कूल में ये। ठीक है ना, प्राइवेट की बात नहीं कर, हम सरकारी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज में, और किसी किसी प्राइवेट स्कूल में भी सिस्टम है कि वो करीबन क्या है, अगर 8 बजे आए तो 1 बजे के बाद छुट्टी भाई, ये बच्चों की भी और टीचर की भी छुट्टी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें एग्जाम्पल में, अब इसमें सरकारी गवर्नमेंट का नहीं देखना, बस इतना एग्जाम्पल में ये देखना है, बैंक, स्कूल और हॉस्पिटल। ठीक है, और अनऑर्गेनाइज में क्या है भाई, शॉपकीपर, वेंडर्स, फैक्ट्री वर्कर। तो अनऑर्गेनाइज में क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में, शॉपकीपर यानी दुकान वाला हो गया, शॉप वर्कर यानी दुकान पे जो काम कर रहा है। ठीक है, वेंडर्स, वेंडर्स यानी वो जो भी चीज़ें बेचने वाला होता है। ठीक है, फैक्ट्री वर्कर्स, जो भी अगर कोई छोटी मोटी फैक्ट्री में काम कर रहा है, स्मॉल स्केल वाली। ठीक है, ये हो गया। चलिए चलिए बच्चों आगे देखते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का था, बहुत ही सिंपल चैप्टर, अच्छा चैप्टर है, अच्छे से इसके नोट्स बनाइएगा और अच्छे से इसको समझिएगा, पर पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, लेक्चर पूरा देखिएगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अब हम देखते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर क्या है। ठीक है, तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर क्या है, अब हम आगे देखते हैं। तो हमने ये देखा था, हमने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बताया था आपको, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब यानी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर क्या में आ जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो हमने ऊपर देख लिया था ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज देख लेता। फिर हम क्या देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब ऑनरशिप के बेसिस पे क्या हो जाएगा, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। ये मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में बता दिया, ताकि अगर पैराग्राफ भी आ जाए तो आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो, अगर डिफरेंस बिटवीन भी आ जाए तो आप डिफरेंस बिटवीन में भी अच्छी तरीके से लिख सकते हो। पर बेटा ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में एग्जाम्पल देना मत भूलना, और टर्शरी, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में अगर डिफरेंस बिटवीन आ जाए उसमें भी एग्जाम्पल जरूर देना, एग्जाम्पल के बिना मार्क्स नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, पब्लिक, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बेसिस पे बात करें, इट इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। जो पब्लिक है वो कौन कंट्रोल करता है और मैनेज करता है, गवर्नमेंट के थ्रू। जैसे पब्लिक हॉस्पिटल हो गए, ठीक है, कोई भी जाके अपना इलाज करा सकता है। ठीक है, तो इट इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। ये यानी पूरी चीज़ें, यानी जो भी वेलफेयर की चीज़ें, जो भी लोगों के वेलफेयर की चीज़ें हैं, वो कौन करेगी, कंट्रोल, गवर्नमेंट। ठीक है, और प्राइवेट क्या है, मैनेज बाय इंडिविजुअल और फर्म, यानी कोई संस्था होगी या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति होगा। जैसे कि अगर बात करें कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, एक कंपनी है, अब जियो की कंपनी किसकी भाई, मुकेश अंबानी, अंबानी साहब है, इंडिविजुअल है, कोई ग्रुप नहीं है, वो खुद अकेले ही चलाते हैं। ठीक है, उनके हालांकि उसका उनके अंडर में बहुत ग्रुप करते हैं। अब और फर्म हो गई, कोई संस्था हो गई जिसमें 3-4 लोग मिलकर चला रहे हैं, कोऑपरेटिव टाइप की चला रहे हैं, हालांकि वो प्राइवेट है, 3-4 लोग पार्टनर में चला रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो इंडिविजुअल मतलब कोई पर्सनल व्यक्ति। ठीक है, अब यानी खुद अलग अलग, यानी अलग अलग व्यक्ति जो भी हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे सेकेंड पॉइंट आते हैं, द मेन एम ऑफ दिस सेक्टर इज पब्लिक वेलफेयर। अब इसका मेन एम क्या होगा, पब्लिक वेलफेयर होगा, यानी पब्लिक सेक्टर का मेन काम क्या होगा, पब्लिक वेलफेयर, वेलफेयर मतलब भलाई के लिए। और इसका मेन एम क्या होगा, इसका मेन एम होगा मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी इनके वर्कर को कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, भले वो ओवर टाइम करे, कुछ भी डबल काम करे, उनको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट चाहिए, ये वाला ये चीज़ें होती है, तो ये मेन इनका क्या होता है, प्रॉफिट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिस सेक्टर प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़। ये प्रोवाइड क्या करता है, बेसिक फैसिलिटी जो लोगों को जरूरत होती है, बेसिक फैसिलिटी, जैसे एजुकेशन, सरकारी स्कूल आपने देखे होंगे, पब्लिक में ही आ गया, हेल्थ हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल हो गया, यानी फूड एंड सिक्योरिटी, अगर क्या हो जाए, गरीब लोग हैं उनको अनाज दे रहे हैं, संस्थाएं हैं, कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं, ठीक है, राशन शॉप बनाए गए, तो ये पब्लिक वेलफेयर वाले काम होते हैं कि 1-1, 2-2 रुपये किलो में मिलते हैं गरीब लोगों को, किसी को तो फ्री में ही मिलते हैं। ठीक है, द सेक्टर प्रोवाइड कंज्यूमर गुड्स टू पीपल। ठीक है, ये क्या करता है, ये सेक्टर प्रोवाइड करता है कंज्यूमर गुड्स। ये क्या बनाता है, कंज्यूमर गुड्स बनाता है, और किसको देता है, पीपल को देता है। पीपल को ऐसे फ्री में नहीं देगा, पैसे में देगा। ठीक है, ये क्या बना रहा है भाई, बड़े प्राइवेट सेक्टर क्या बना रहा है, बहुत सारी प्रोटेक्शन कर रही है, किसके लिए, लोगों के लिए कर रही है। पर वो क्यों कर रही है, क्योंकि अब उनको खुद का बेनिफिट है,
जैसे कि सेलफोन कंपनी है, कोई गवर्नमेंट तो है नहीं, प्राइवेट कंपनी है सेलफोन कंपनी, ठीक है, अच्छे अच्छे फ़ोन बनाएगी, वो किसको देगी बना के? लोगों को देगी। जब लोगों को देगी तो लोग उसको परचेस करेंगे, और जब परचेस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर में इंडियन रेलवे फैसिलिटीज़ दे रही है नहीं दे रही भाई? आप जा रहे हो, आपने भले 50 रुपये की टिकट है तो उसके अंदर आपको क्या मिल रहा है भाई? हर फैसिलिटी, आप सोकर जा रहा है बेहतरीन, ठीक है ना, आराम से मुंह धो रहे हो 10 बार, ठीक है ना, आईने में क्या देख रहा हूँ? अपना आईना देख रहा हूँ, हालांकि बाहर की चीज़ें भी देख ले तो खिड़की से, उसको कोई टैक्स नहीं है, पर फैसिलिटीज़ है। BSNL, ठीक है, सरकारी जो संस्था है भाई, उनने लाइन बिछा दी गई है गवर्नमेंट वाली, और कम दामों में आपको बेच रही है, लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए काम कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे रिलायंस, रिलायंस कंपनी आपने देखा हो, जियो प्राइवेट सेक्टर में आती है, BSNL सरकारी में आते हैं। रिलायंस हो गई, टिस्को, टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा आयरन और स्टील बनाएगी तो लोगों के घर बनेंगे, लोगों के घर बनेंगे तो उसमें सरिये काय का यूज़ कर रहे हो, और भी आती कंपनी टाटा की, और भी अदर्स बनाती, जिंदल बनाती और भी, पर टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अच्छे से देखिएगा, अच्छे से रीड करिएगा, पर NCERT को भी अच्छे से पढ़िएगा। ये रीड करने के बाद, ये अच्छे से समझने के बाद NCERT को भी रीड करिएगा, ताकि क्या है, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें, थोड़ा सा देख लें कि रिवीजन में हमने ये देखा था, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, सेकेंडरी क्या होता है, इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड होता है, यानी नेचुरल जो चीज़ें होती है उसको काय में कन्वर्ट करते हैं, फिनिशिंग गुड्स में करते हैं, यानी रॉ मटेरियल, प्राइमरी सेक्टर का। टर्सरी क्या होता है, सर्विस रिलेटेड एक्टिविटीज़ है। फाइनल गुड्स क्या होता है, जो भी चीज़ें एडेड होती है, इंटरमीडिएट वाली जो भी चीज़ें एडेड होती है, यानी इंटरमीडिएट, मैंने आपको बताया था एग्जांपल कि भाई वीट हो गया, ठीक है, फिर क्या होगा, फ्लोर हो गया, फिर क्या हो गया, वाटर, और क्या हो गया, वाटर का तो कोई वो नहीं होता, यानी मैन्युफैक्चरिंग हुई फाइनली, ठीक है। टर्सरी सेक्टर क्या होता है, कंट्रीब्यूट मोर देन 50% इन GDP में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे रहा है, ठीक है। नरेगा हमने देखा था, प्रूव्ड टू यूजफुल क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। नरेगा से क्या होता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। हमने ये भी देखा डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज क्या होता है। रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट होता है ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट नहीं होता। पब्लिक किसके लिए, पब्लिक सेक्टर क्या देखा था हमने कि कंट्रोल और मैनेज बाय गवर्नमेंट होता है, वेलफेयर के लिए काम करते हैं। प्राइवेट क्या करती है, अपने प्रॉफिट के लिए करती है, और गुड्स बनाती है किसके लिए, लोगों के लिए गुड्स बनाती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर, ठीक है। पर इसको रिवाइज जरूर करिएगा, है सिंपल चैप्टर, पर आप जब रिवाइज करेंगे तो आपको और सिंपल लगने लगेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो फास्ट लगे इसको स्पीड कम करके देख लीजिएगा। आज के लिए इतना करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।